Assalamu alaikum. We will be starting with our first session of our CSS 2026 compulsory subjects preparation, and we are starting with our first class of essay. So without further ado, we'll begin. Essay, आप सबको पता है कि CSS का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, बल्कि आप लोगों के और एस्पिरेंट्स के अल्फाज में वाहिद सब्जेक्ट है जो कि एलोकेशन रिटन पास होना सब कुछ रोक देता है। तो क्या वजह है इसकी? वाई इज ऐसे वन पेपर जो कि इतना बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक साबित होता है? देखें, ये वाहिद पेपर है पूरे 12 सब्जेक्ट्स में जो कि बिल्कुल ओपन एंडेड होता है। आपको एक सेंटेंस, एक फ्रेज या समटाइम्स दो तीन वर्ड्स दे दिए जाते हैं, एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू राइट ऑन इट फॉर द नेक्स्ट 3 hours। अब अगर आपको आपके जहन में कोई डिजाइन नहीं है, आपके पास कुछ फंडामेंटल रूल्स नहीं है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगर आपको ये नहीं पता कि ऐसे की डिमांड्स क्या होती हैं, तो नेचुरली आपका फिर वही ज्यादातर नतीजा होता है जो कि हमें हर साल रिजल्ट में नजर आता है। ऐसे जो है, अम, देखें, सीएसएस का ऐसे कोई यूनिक नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग जो एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादा कोशिश इस चीज़ की करते हैं कि बस हमें हमारे सामने पेपर आए, हमने जो भी 8-10 रिसोर्सेज याद किए हुए हैं, क्रैम किया हुआ है, उसको सारा रिप्रोड्यूस कर दें और बस उसमें से एग्जामिनर को पसंद आ जाए एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। इस तरह नहीं है। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि बिफोर जंपिंग द गन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि कोई भी ऐसे, चाहे सीएसएस का हो, एकेडमिक हो, ये और व्हाट्सोएवर, उसकी डिमांड्स आप जरूर पूरी करें। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड how to write an essay, and more importantly, while we are at it, what is an essay? So ऐसे बहुत सारे लोगों के डिफरिंग ओपिनियंस होते हैं। कोई कहता है ये ओपिनियन होता है, कोई कहता है कि इट्स अ रिसर्च पेपर, इट्स अ रिसर्च प्रपोजल। कोई कहता है कि इट्स अ डिटेल्ड एनालिसिस। यू विल हेयर 100 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ एन essay, लेकिन मेरी नज़र में फॉर एज फार एज सी एस एस इज कंसर्न, ये बहुत ही सिंपल सी एक चीज है। और वो कहते हैं कि दैट एन एसे इज अ से। आपका स्टांस और उसके ऊपर आपका एनालिसिस, आपका राइटअप कैन बी कंसिडर्ड एन एसे। ये एक बिल्कुल, अगर मैं रूडिमेंट्री बात करूं तो इतनी सी बात है, लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिव राइटअप के अंदर बगैर हेडिंग के आपका इंट्रोडक्शन मौजूद हो एक स्ट्रक्चर के साथ, बॉडी पैराग्राफ्स हो और एक डेफिनेट कंक्लूजन हो। यहाँ पर इस चीज को भी एनालाइज करना जरूरी है कि कभी कभी हमारे पास डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता, हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं और हैस्टली कोशिश करते हैं कि रैप अप कर दें उसको किसी एक लॉजिकल सीक्वेंस पर पहुंचे हुए कंक्लूजन से हटकर बस एक जम्बल्ड सेंटेंसेस बना के सो टू कंक्लूड हम करके इसको खत्म कर देते हैं। दैट विल डेफिनेटली रूइन द एंटायर राइटअप, और यूजुअली ऐसा होता है।
हर एस्पिरेंट जो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, आपका टाइम कभी खत्म हो जाएगा। आप कभी कभी एक जिस लॉजिकल सीक्वेंस में जा रहे हैं उससे डिट्रैक हो जाएंगे। कभी कभी आप जो टॉपिक समझ रहे होते हैं उस पर लिखना शुरू करते हैं और बीच में आपको एहसास होता है कि ये तो शायद इसकी डिमांड ही नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ। तो एस्पिरेंट्स यूजुअली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि व्हेन यू आर कमिंग अप विद अ राइट अप ऑफ एन essay, you must be very clear, you must be planned, and you must have a blueprint first that would need to be followed throughout the writer. ये तीसरी बात सबसे जरूरी है। इट इज अ लिटरेरी राइटर। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज अ लिटरेरी राइटर? मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे। आई वुड नीड समबडी टेल मी लिटरेरी राइटअप क्या होता है। कोई मुझे बताएगा लिटरेरी राइटअप क्या होता है? ये कह रहा है कि ऐसे जो है इट्स अ लिटरेरी राइटअप। तो क्या होता है लिटरेरी राइटअप? अहमद, व्हाट अबाउट यू? आप बता सकते हैं लिटरेरी राइटअप क्या होता है? या फिर आकिब आप बता सकते हैं? एनीबडी? मैंने पहले ही बताया है, नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर। आप कह रहे हैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है। जो भी आइडिया है मुझे बता दें। मैं तो एक बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता लिटरेरी राइटअप क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो व्हाट वुड यू टेल मी, व्हाट इज अ लिटरेरी राइटअप? सर आई थिंक लिटरेरी राइटअप ये होता है कि कुछ सेंटेंस आपको दिया गया है, आप उसमें से अपने टाइप का जो भी आप मीनिंग समझते हैं तो हम्म। आप उस फिर एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह वो एक लाइन आई थी, व्हेन लाइफ गिव यू लेमन मेक लेमनेड, तो ये एक टाइप ऑफ लिटरेरी राइटअप है कि आप उसको किसी भी एग्जाम्पल को अपनी लाइफ के बारे में, जिस तरह कोई अपनी लाइफ के हवाले से या नेशनल लेवल पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज जब भी आपको कोई मिलती है, हम्म। आप उनको यूज करके कुछ उनको अपॉर्चुनिटी से आप कुछ हासिल करें। तो इस तरह का लिटरेरी राइटअप होता है कि आप कोई भी चीज़ से अपने हिसाब से मतलब निकाल के और उस पर कमेंट करें। ठीक है। जो आपकी बात से मुझे समझ में आया है वो ये है कि कोई फिलोसॉफिकल सी लाइन हो जिसका बड़ा डीप मीनिंग हो, चाहे वो नेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो या लाइफ एज ए जनरल कॉन्टेक्स्ट में हो। समवॉट कुछ इस तरह शायद आप कन्वे करना चाहिए, लाइक यू सेड, व्हेन लाइफ यस सर। गिव्स लेमन मेक लेमनेड। तो ठीक है, मतलब यू आर नॉट कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक। ये बात भी सही है, लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं 2500 से 3000 वर्ड्स का एक राइटअप, जो कि लिटरेरी राइटअप होता है, जिसको हम ऐसे कहते हैं। अच्छा चलें, इसको मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ। नॉन लिटरेरी राइटअप भी कोई चीज होती है? मैं बताता हूँ आपको। नॉन लिटरेरी, आपने जिस तरह बताया लिटरेरी राइटअप एक ऐसी चीज है कि कोई डीप मीनिंग कन्वे करने वाला फ्रेज हो जो कि आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जिसको इंटरप्रेट करके बात कर सकते हो। तो मेरा तो अंदाजा ये है कि नॉन लिटरेरी राइटअप जो है वो कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट होगी, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इसमें देयर इज नथिंग फिलोसॉफिकल, इट्स अ फैक्ट। 2 + 2 is equal to 4. It's a fact. Honesty is the best policy. Again, it's a fact. लेकिन मैं इनको लिटरेरी स्टेटमेंट्स नहीं कहूंगा। ये चीज मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें। अभी हम आगे चलेंगे। आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर दिस वर्ड, लिटरेरी राइटअप। जो इसकी अगली बात है, इट्स ऑल अबाउट फर्टाइल इमेजिनेशन।
देखिए, सीएसएस का ऐसे हो या जो मर्जी हो, आप लोग जाहिर है न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते होंगे। आपकी इमेजिनेशन आपने जो है while when you are preparing for an essay बड़ी फर्टाइल रखनी है। यू शुड बी able to imagine things very vividly, और बहुत अच्छा आप एक सेंसरी डिटेल्स को यूज कर सकते हो जब भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो। अब आपकी जो भी सिचुएशन दिन में रही होती है, क्या आप वो अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं? आर यू कन्विंसिंग? क्या आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसमें आप अपने थॉट्स डिस्क्राइब कर रहे हो, कर सकते हो इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर? आप कह रहे हैं कि बताया जाता है कि लिटरेरी एसेस थोड़े फिलोसॉफिकल होते हैं। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, सॉरी अबाउट दैट। क्या आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं जो कि आपके थॉट्स डिस्क्राइब कर सकता हो? मिसाल के तौर पे, अगर मैं अपनी बात करूं आज की, और मैं सीधा सीधा डिस्क्राइब करूं, मैं कहूंगा आई वोक अप टुडे, चेंज्ड, हैड ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू ऑफिस। ये एक बड़ी सीधी सी बात मैंने की है। अब इसके अगली वाली चीज आप देखें। आई वोक अप टू अ रेनी मॉर्निंग, I had breakfast ritually as always required by my mother. I arrived at office and worked up my daily schedule. So यहाँ पर आप मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? एक मैंने ऊपर वाला लिखा है, एक मैंने नीचे वाला लिखा है। आपको कौन सा ज्यादा अपीलिंग, कन्विंसिंग लग रहा है? ये चलें, ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। अच्छा, अहमद, अभी आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा ना कि लिटरेरी एसेस थोड़े फिलोसॉफिकल होते हैं, उसका जवाब अभी आपको मिल जाता है। मैंने ये जो दूसरा सेंटेंस लिखा है, क्या ये आपको फिलोसॉफिकल लग रहा है किसी तरीके से? आई होप नॉट। देयर इज नथिंग फिलोसॉफिकल अबाउट इट। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस आपको अपील इसलिए कर रहा है कि मैंने उसमें कुछ डिटेल्स ऐसी यूज की हैं दैट यू फाइंड अपीलिंग। आई woke up to a rainy morning. I described my situation very well. मैंने ऊपर लिखा था हैड ब्रेकफास्ट, नीचे मैंने बताया जी ब्रेकफास्ट तो किया, लेकिन जो मेरी रोजाना की सूरत हाल होती है उसमें थोड़ा सा इनफैक्ट अ लाइट ह्यूमर भी ऐड कर दिया उसके अंदर मैंने। और मैंने ऑफिस आते साथ ही सबसे पहले क्या काम किया, वो भी मैंने इन नटशेल बता दिया। एसेंशियली दोनों में मैसेज तो एक ही कन्वे हो रहा है, लेकिन जिसको आप अंदाजे बयां कहते हैं वो मुख्तलिफ है। ये जो मैंने सेंसरी डिटेल्स यूज की हैं ना, ये है जिसको आप लिटरेरी राइटअप कहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिमेम्बर दिस फॉर नाउ। एक ये लिटरेरी राइटअप का वर्ड, एंड हाउ यू रिलेट दिस टू दैट।
So what is a literary write-up then? देखें, आपके ओपिनियन को इफेक्ट करता है ये। आपका ओपिनियन हो सकता है कि ये हो कि लेट से पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है क्रिकेट में, शायद इतनी बात सही भी हो, लेकिन बहरहाल ये आपका ओपिनियन है। मैं एक राइट अप ऐसा लिखता हूँ और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स ऐसे देता हूँ जिससे आपका ओपिनियन अगर चेंज ना हो तो बहरहाल ऑल्टर जरूर हो, या कुछ ना कुछ उसमें आप उसको रीथिंक करने पर मजबूर हो। इट प्रेजेंट्स अ स्टांस ऑफ द राइटर। देखिए, मैंने दोनों में अपना स्टांस दिया है, ठीक है। A stance that is not a fact but an opinion supported by a fact. Literary write-up is not a fact. ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। होता ओपिनियन है, लेकिन ये कहना कि खाली ओपिनियन होता है ये भी ठीक नहीं होता। इट इज एन ओपिनियन बट इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय फैक्ट। और अगर मैं एक ही सेंटेंस में बताऊं ऐसे क्या होता है, तो ऐसे इसी को कहते हैं, आपका ओपिनियन बट नॉट जस्ट एन ओपिनियन, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं हकाइक, फैक्ट्स। आप कोई भी स्टांस लेते हैं किसी भी टॉपिक के अंदर, आप अपना ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपने उस ओपिनियन को आपने सपोर्ट करना होता है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। दैट इज व्हाट यू वुड कंसिडर अ लिटरेरी राइटर। बट इज दैट इट? नो। It has to be written in a way that changes, or at least attempts to change, the stance of the reader on a topic. एग्जामिनर अगर आपका ऐसे पढ़े एंड लेट से उसका ऑलरेडी एक ओपिनियन फॉर्म्ड है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो स्टांस है जो कि आपने नहीं लिया हुआ, तो आपका स्टांस पढ़ने के बाद बहरहाल वो माने या ना माने, लेकिन एक उसके अंदर एक चेंज, एक उसकी ओपिनियन को चैलेंज करने वाली चीज जरूर हो, कि वो ये सोचने में मजबूर हो कि ठीक है, ये जो ओपिनियन इसने प्रेजेंट किया है कुछ ना कुछ लॉजिक तो इसमें भी है, इवन इफ आई डोंट एग्री विद इट। सो दिस स्टांस व्हिच इज एन ओपिनियन सपोर्टेड बाय अ फैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी एसे। ये चीज है जो कि एक किसी भी राइटअप को ऐसे बनाती है। आप लोगों ने सुना होगा थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, बहुत बातें सुनी होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट कोई चीज नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट बहुत जरूरी चीज होती है ऐसे के अंदर। मैं तो हमेशा से सोचता रहा हूँ ये थीसिस स्टेटमेंट कहते कैसे हैं। आप जो स्टांस अडॉप्ट करते हैं ऐसे के अंदर, उस स्टांस को थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। अब आप ये बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं कि सर स्टांस तो पूरे ऐसे में आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो क्या पूरा ऐसे थीसिस स्टेटमेंट हम समझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक मैं मिसाल आपको देता हूँ और आप लोगों से सवाल पूछता हूँ इस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। ये एक स्टेटमेंट है। क्या आप में से कौन से एग्री करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आप में से कौन इस बात से एग्री करते हैं? आप एग्री करते हैं। कोई ऐसा है जो एग्री ना करता हो इस बात से? अच्छा, आई एम गेसिंग आप सारे एग्री करते हैं। अहमद, ये जो आपने बात की है दैट यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आपकी ये एग्रीमेंट जो है ना, यही थीसिस स्टेटमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी।
और आई वुड से कि ये आपकी आधी थीसिस स्टेटमेंट है। पूरी इसको कंप्लीट थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे, दिस इज समथिंग जो कि हम आगे देखते हैं। ये वो बीज है जो कि आपके ऐसे के दरख्त की जो बुनियाद है। थीसिस स्टेटमेंट ये वेग नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इतना ही क्लियर होना चाहिए जितना आपने अभी मुझे कहा है, दैट आई एग्री दैट दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आपका पूरा ऐसे अब इसी थीसिस स्टेटमेंट पर ही बेस करेगा। बट एज आई सेड, इट इज ओनली हाफ ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। पूरी चीज क्या है, वील सी दैट। हम लोगों ने बात की थी कि थीसिस स्टेटमेंट एक ओपिनियन होता है जिसको फैक्ट के साथ सपोर्ट किया जाता है। तो अहमद, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप तो एग्री कर रहे हैं इस बात से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। डू यू हैव एनी फैक्ट टू सपोर्ट दैट? सर फैक्ट्स तो मतलब काफ़ी सारे हैं इसके में, कि कोई एक बता आजकल दें। जो सर आजकल जो हम मुख्तलिफ एआई के एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं सर, जी। वो क्रिएटिविटी को ख़त्म ही कर रही हैं सर। नो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कैसे खत्म कर रहे हैं, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। सर मतलब कोई भी हमने आइडिया लेना होता है तो सबसे पहले हम एआई एप्लीकेशंस, जनरेटिव एआई की जो एप्लीकेशंस हैं उन पे जाते हैं, रादर देन हम अपनी थिंकिंग के बारे में। और सर ठीक हमारा है। ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा ट्यून हो रहा है कि इन केस अगर ये चीज़ मतलब वक्ती तौर पे हम इसकी सर्विसेज अनअवेलेबल भी हों तो हम वेट कर लेते हैं, मगर इन हम्म। इनकी इनसे ही यानी कि हेल्प लेने का सोचते हैं। ठीक हो गया। ये जो आपकी मैं पूरी स्टेटमेंट अब फॉर्म कर देता हूँ, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी as we have to rely on artificially crafted applications rather than basing our knowledge on natural intelligence। ये पूरी स्टेटमेंट जो आपने कही, आपने जो कहा है, मैंने उसको थोड़ा सा इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर, नटशेल के अंदर ही मैं दो सेंटेंसेस बताए, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो जाएगी। अब आप अपना पूरा ऐसे इसी दलील को साबित करने में लगा देंगे, वो तो पूरा ऐसे राइट अप हो गया आपका। बट ये जो शुरू में आपने बात कह दी है ना, ये थीसिस स्टेटमेंट है। और ये थीसिस स्टेटमेंट अगर आप लिख दें ऐसे के अंदर, जी, जी अहमद, यू आर आस्किंग समथिंग। नो सर। अच्छा, ये थीसिस स्टेटमेंट अगर आपके ऐसे में आ जाए तो एग्जामिनर के लिए कितनी आसानी हो जाएगी इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए कि अपने आपने अपना स्टांस क्या लिया हुआ है ऐसे के अंदर। अगर आप ऐसी बात ना करें अपने ऐसे के अंदर, तो उसको कभी नहीं समझ में आएगी आपका स्टांस एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि आपके पूरे राइटअप में आपने जाहिर है कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए होंगे, या कभी उसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए होंगे। उसको ये नहीं समझ में आएगी कि आप फेवर किस चीज को कर रहे हैं। इफ यू राइट दिस थीसिस स्टेटमेंट, ही वुड नो एग्जैक्टली कि आपका स्टांस क्या है पूरे ऐसे के अंदर। और अगर इस चीज का आप मजीद सबूत देखना चाहते हैं, तो डॉन न्यूज़पेपर में आप लोग जो एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे या आप लोग ओपिनियंस पढ़ते होंगे, वो जब भी आप पढ़ेंगे तो उस जो ऑथर है वो शुरू में ही मेंशन कर देता है कि उसका स्टांस क्या है, और अपने पूरे कॉलम के अंदर उसी चीज को जस्टिफाई करता है। अब यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई है। अब आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर थीसिस स्टेटमेंट जरूरी है तो इसको कहाँ पे होना चाहिए ऐसे के अंदर पे? सर एक और क्वेश्चन है कि अगर हम थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते हम्म। और इंट्रोडक्शन की जो स्टार्ट वाली दो तीन लाइंस हैं हम्म। उसमें स्टांस क्लैरिटी दे के अपनी और
उसके बाद जो सेकंड है इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, मतलब जो सेंटर में आता है, उसमें हम्म हम अपने वो थोड़े से पॉइंट्स लिख दें और लास्ट पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को कंक्लूड कर दें और थीसिस हम्म स्टेटमेंट ना लिखें। जैसे कि हम्म। अक्सर कहा जाता है कि ऐसे के तीन पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और conclusion, जी। क्या तो क्या ऐसे एग्जामिनर को स्टांस क्लैरिटी नहीं मिलेगी हमारी कि हम फर्स्ट पे ही अपना इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, रादर देन राइटिंग वो जो कैची स्टेटमेंट्स जो कहते हैं, हुक्स कहते हैं, वो लिखें आप। हम्म। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मेरे जहन में भी आता था ये। बिल्कुल उसको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आप इस तरह लिखेंगे, लेकिन उसको एक चीज की क्लैरिटी और भी मिल जाएगी। वो ये है कि ऐसे लिखने का तरीका है एक, और उस तरीके में इंट्रोडक्शन को किसी खास तरीके से लिखा जाता है, एंड द राइटर अपेरेंटली डज नॉट नो हाउ टू राइट दैट। वो इसको इस तरह परसीव करेगा। सिर्फ उसको आपका स्टांस पता चल जाए, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द essay, an important part of the essay, but how do you write the entire write up, वो भी तो मैटर करता है। अगर आप अपना स्टांस बहुत क्लियरली बता दें बट यू हैव नॉट फॉलोड द अदर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, तो बात तो फिर वही बात होती है कि इसने 30 मार्क्स क्यों दिए, जब 30 दे दिए थे तो 40 दे देता। हो सकता है उसने पूरा ऐसे अच्छा लिखा हो, इंट्रोडक्शन सही नहीं लिखा जो रिक्वायरमेंट्स थी, या कंक्लूजन जैसे लिखना चाहिए वैसे नहीं लिखा, बाकी के मार्क्स उसने दे दिए बट पास नहीं किए, तो फिर वो ये वाले नतीजे निकलते हैं उस पर। एनी हाउ, अब अगर मैं इस चीज को मजीद थोड़ा सा एलैबोरेट करके देखूं, एक 2020 में गालबन टॉपिक था, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सो पोलराइज्ड पॉलर अगर इस राइटअप को आप देखें, छोटा सा एक है, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हैज बीन प्रेवलेंट इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ our political history. It is due to this that democracy has been unable to deliver her promises of good governance to the people. It alters the essence of democracy, crippling institutions and rendering them incapable to deliver. मैं दोबारा बता दूं, टॉपिक था पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। क्या इस पैराग्राफ को अगर आप रीड करें तो आपको मेरा स्टांस क्या इसमें नजर आया कि पॉलिटिक्स पोलराइज्ड है या नहीं है? इट इज वेरी क्लियर कि मैंने इसमें क्लियरली बताया है कि इट इज पोलराइज्ड, और इसकी वजह से डेमोक्रेसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। इट हैज बीन अनएबल टू डिलीवर हर प्रोमिसेस ऑफ गुड गवर्नेंस, और मजीद उसके क्या नुकसान हुए हैं। तो इसको थीसिस स्टेटमेंट आप कहते हैं। ये जो मैंने 2-3 सेंटेंसेस लिखे हैं, दिस इज अ थीसिस स्टेटमेंट। दोबारा मैं वही सवाल रिपीट करूंगा आप लोगों से, अगर तो ये इंपॉर्टेंट चीज है थीसिस स्टेटमेंट, तो आप क्या समझते हैं इसको ऐसे के किस हिस्से में प्लेस करना चाहिए? सर आई थिंक इसको हम इंट्रोडक्शन में जो स्टार्ट करने के बाद फॉरेन थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, और फिर उसके बाद जिन फैक्टर्स को हम थीसिस स्टेटमेंट में बता रहे हैं, फिर उन फैक्टर्स को थोड़ा इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा विदाउट यूजिंग इंट्रोडक्शन मोनोट। में ठीक हाँ है। जी। आपने जो रीजंस बताए दे आर आल्सो फाइन। तो मेरा सवाल ये है कि इंट्रोडक्शन भी तो कोई छोटा नहीं होता। आप लोग 70, 80, 100, 150 वर्ड्स, समटाइम्स 200 वर्ड्स का लिखते हैं। तो क्या मैं शुरू में रखूं, बीच में रखूं, या आखिर में रखूं इंट्रोडक्शन के? अच्छा, आखिर आप कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में रखूं। ओके, स्टार्ट में रख दें। एंड इट मेक सेंस कि इसको स्टार्ट में रखा जाए, बिकॉज
होता क्या है कि स्टार्ट में आप रखेंगे, एग्जामिनर वुड बी वेरी क्लियर कि क्या करना है, और इन डूइंग सो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपका स्टांस क्या रहेगा, और आप बाकी पूरा राइट अप लिखते रहेंगे। दैट इज द केस, बिल्कुल। यहाँ पर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, एंड बिफोर आई ऐड दैट, just I would need to stop for a bit. Just give me a second. Yes, sorry about that. So, जो मैं बात आप लोगों से कर रहा था कि कहाँ पे प्लेस किया जाए, वन ऑफ यू सेड स्टार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, लेकिन इसकी जो अप्रोप्रिएट जगह है, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें, इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है ऐसे के अंदर, और आगे जब हम अपनी मजीद सेशंस लेंगे तो उसके अंदर इस चीज को क्लियर करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे क्राफ्ट किया जाता है। तो सो जो इंट्रोडक्शन टिपिकली होता है ऐसे का, उसमें जिस तरह थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से अहमद ने भी जिक्र किया था कि थोड़ा सा हुक, तो अटेंशन ग्रैबिंग, कैची स्टेटमेंट्स, आई वोंट से कैची स्टेटमेंट्स, लेकिन देखें, आपने, चाहे एग्जामिनर हो या चाहे वो मैं हूं या फिर कोई कोई आम आदमी हो, इट कैन इवन बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, आप कोई कॉलम भी लिख रहे हैं तो यू नीड टू अरेस्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर। और वो जरूरी नहीं कैची स्टेटमेंट से, इट कैन बी अ फ्रेज, इट कैन बी एन ईडीएम, इट कैन बी एन एनेक्डोट, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज शुरू में आती है। थीसिस स्टेटमेंट कम्स एट द लास्ट पोर्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन। ऐसे किस किस तरीके के होते हैं सीएसएस के अंदर? एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव के अंदर मजीद दो सब काइंड्स होती हैं, सब टाइप्स होती हैं, एक्सपोजिटरी एंड नैरेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव के अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट होता है।
हम लोग ये सारे टाइप्स अपने सेशन के अंदर वन बाय वन इसको गो थ्रू करेंगे. हाउ डू वी राइट अ डिस्क्रिप्टिव essay in an expository form and in a narrative form? How do we write an argumentative essay in cause and effect form? So what to do in an essay? आपको मैं दोबारा से उस लफ्ज की तरफ ले जाऊंगा जो मैंने शुरू में बताया था. अ लिटरेरी राइटर, उसकी सबसे जरूरी चीज, you have to use sensory language to appeal to the reader, such as enlightening discourse, assertive leadership, decaying policies, and so on. देखें ये क्या वर्ड्स हैं, ये मैं वर्ब्स यूज कर रहा हूं. ठीक है. इमेजरी, आपका जो राइट अप हो ना, उसमें उससे जहन में ना कोई इमेज भी फॉर्म हो. जैसे मैं ये लफ्ज लिखता हूँ, अपॉलिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, अनफॉर्चुनेट रियलिटी, जहन में एक मेरे जो पिक्चर आएगी वो कोई एक बदकिस्मत, कोई ऐसे हालात जिसपे मुश्किल नजर आ रहा है मुझे, ऐसा इमेज खुद ब खुद मेरे जहन में बन रहा है. फिगुरेटिव लैंग्वेज यूज किया करें ऐसे के अंदर. You must use similes and metaphors and other literary devices. देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ऐसे लिखें, ये सब जरूरी नहीं है. लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मैंने पहले ही आपको 2 सेंटेंसेस बताए थे, दोनों में मैंने बात वही की थी. जब मैंने अपना बताया था कि आज का मेरा दिन क्या था. मल्टीपल डिस्कोर्स, तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हेन यू आर राइटिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. वो जब हम उसको डिस्कस करेंगे, ये मैं उस वक्त इसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है. सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि हम ऐसे लिखें कैसे, आइदर डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव. अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड हैव टू स्टॉप हियर and share the link again, and then we'll continue with this.